नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनावी तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है। निर्वाचन आयोग की अपनी तैयारियां तो चल ही रही हैं। इधर महाविकास अघाड़ी यानी महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की जो महागठबंधन है वो, और उधर महायुति, और इधर झारखंड में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, ये सभी जगह जो है दोनों राज्यों में पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और सबसे ज्यादा इस समय जो चर्चा हो रही है वो है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि दोनों ही जगहों पर यानी दोनों राज्यों में इस समय, जहां महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच लगभग सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, कुछ सीटों का मसला है जिस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि वो राहुल गांधी से बात कर रहे हैं और इस मामले में जल्द ही जो जिन सीटों पर थोड़ा बहुत मसला है वो सुलझा लिया जाएगा। पवन खेड़ा ने भी कहा है कि कोई ऐसा विवाद नहीं है और जो भी बाधाएं हैं उनको हम बातचीत से सुलझा लेंगे, क्योंकि हमारे बीच विवाद नहीं, संवाद चल रहा है। वहीं एनडीए ने झारखंड में इस मामले में अगर हम कहें तो शायद थोड़ी बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने तय कर लिया है कि उसे कितनी सीटों पर लड़ना है, आजसू को कितनी सीटों पर लड़ना है, और जदयू और लोजपा का शेयर भी वहां पर तय हो गया है। लेकिन बीजेपी ये काम महाराष्ट्र में नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र में अभी भी महायुति के बीच सीटों का बंटवारा जो है वो फंसा हुआ है। कम से कम 22 सीटों को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि बहुत बड़ी उलझन है। और जो चंद्रकांत बावनकुले जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि शिंदे को बलिदान देना चाहिए, यानी कुछ सीटें हमारे लिए छोड़ देनी चाहिए, उससे समझ में आता है कि महायुति में इस समय आसानी से सारी चीजें नहीं सुलझेंगी। जैसे इंडिया गठबंधन में संवाद है, विवाद कम है, वहीं महायुति में ऐसा दिख रहा है कि विवाद ज्यादा है और संवाद तो पता नहीं होता है या नहीं होता है, क्योंकि वहां मन की बात चलती है। बहरहाल महाराष्ट्र के लिए इस समय इंडिया गठबंधन ने जीत का एक बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया है और इससे महाराष्ट्र की राजनीति में नया ट्विस्ट भी आ सकता है। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने इस समय एक सख्ती दिखाई है महाराष्ट्र सरकार को लेकर, उससे भी समझ में आता है कि बीजेपी के लिए वहां पर मुश्किल हो रही है। तो किस तरह की हलचल चल रही है महाराष्ट्र में और झारखंड में, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमरेंद्र उपाध्याय जी। अमरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमरेंद्र जी, झारखंड में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है बीजेपी के बीच, यानी जो 81 सीटें हैं उस पर तय हो गया है कि बीजेपी 68 सीटों पर लड़ेगी। 10 सीटें आजसू के लिए छोड़ी हुई है, 2 जेडीयू के लिए छोड़ी है और एक जो मिल गई है वो लोजपा, यानी चिराग पासवान यहाँ पर डील करने में शायद कामयाब हो गए। लेकिन जीतन राम मांझी जो कुछ दिनों पहले ये बोल रहे थे कि हमारा भी सीट वहां पे हमारी सीट शेयरिंग, हमें उसमें हिस्सेदार होना चाहिए, उनको बीजेपी ने इस समय किनारे कर दिया है। और वैसे भी इस समय अभी उनका एक विवाद, बड़ा बयान जो आया उससे विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल बिहार में जिस तरह जहरीली शराब का जो कांड हुआ उस पर उन्होंने कहा 13-14 करोड़ की आबादी, तो ऐसी घटनाएं तो हो ही जाती हैं। 2 साल पहले नीतीश कुमार ने ऐसी कहा था कि पिएंगे तो मरेंगे, अब ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो समझ में आता है कि झारखंड में माफ कीजिए, बिहार में किस तरह के हालात बन रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह आज से जो एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो उन्होंने निकालनी शुरू की है, 22 तारीख तक चलेगी ये यात्रा, उसको लेकर भी एनडीए के बीच में मतभेद है। लेकिन वो बिहार की बात है। झारखंड में हम ये देख रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा है और जेडीयू को जैसी उम्मीद थी कि उसे कोई बड़ी उसका बड़ा हिस्सा उसको मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। मात्र 2 सीटों पर उसको ले जाकर छोड़ दिया गया। लेकिन क्या यही रवैया, झारखंड जैसा ही रवैया महायुति के साथ होगा महाराष्ट्र में, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर अभी तक सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल नहीं हुई है। क्या कहेंगे, क्या महाराष्ट्र में इस समय एक बड़ा उलटफेर हम देख रहे हैं? निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है और महाराष्ट्र में बीजेपी की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं और एनडीए में फूट लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि एक प्रयास किया गया था एकनाथ शिंदे को हरियाणा में लाकर, कि बैठे हुए हैं वो भी एनडीए के तमाम नेताओं के साथ में, तो ये बताने की कोशिश की गई कि एनडीए में सब ठीक ठाक है। लेकिन जो चल रहा है महाराष्ट्र में वो असल में इस तरफ इशारा कर रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ फुटबॉल उनके आपस में चल रही है। चूँकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी इन दोनों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। ये इनके बीच एक बहुत संकट पैदा हो गया है। दोनों की ही ये मांग है कि उनको ज़्यादा सीटें लड़ने को दी जाएं। हालांकि जो अजीत पवार हैं उनकी तो मांग 100 सीटों की है
और एकनाथ शिंदे की जो है वो 150 सीटों की मांग है कि वो 150 सीटों पर लड़ेंगे। तो अब 150 पे अगर एकनाथ शिंदे लड़ लेंगे और 100 पे अजीत पवार लड़ेंगे तो बीजेपी कहाँ लड़ेगी। अब बीजेपी का अभी बीच में खबर आई थी कि उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि साहब वो 100 सीटों पे लक्ष्य तय करके चलेंगे। 105 तो अभी है, तो आप 100 सीटों का ही लक्ष्य तय करके चल रहे हैं। तो यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। और जैसा आपने बताया कि वो जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा कि भाई वो थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इस तरह की जो बात कही एकनाथ शिंदे के लिए। तो ये बड़ा दिल एकनाथ शिंदे ही क्यों दिखाए, बीजेपी बड़ा दिल क्यों ना दिखाए, ये भी सवाल उठ रहा है। भाई जब सरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चली है, आपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनवाया और सारी जिम्मेदारियां जब एकनाथ शिंदे ले रहे हैं, तो बड़ा दिल एकनाथ शिंदे क्यों दिखाएंगे। जब आपने बड़ा दिल दिखाया था सरकार बनाते समय, तो बड़ा दिल आपको ही दिखाना है, क्योंकि आपका तो बड़ा दिल है। आप दिखा चुके हैं कि आप अपने मुख्यमंत्री का इंटर के बाद 12वीं करा देते हैं, देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो एकनाथ शिंदे क्यों मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन जाएं या कुछ और बन जाए, कम सीटों पर लड़ लें। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में जो एनडीए में स्ट्राइक रेट है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी का सबसे अच्छा है। तो एकनाथ शिंदे का क्लेम इस हिसाब से भी ज़्यादा बनता है अगर लोकसभा चुनाव को फार्मूला मतलब बनाया जाता है। तो अब वहाँ फार्मूले की बात चल रही है कि किस फार्मूले के आधार पर किसको सीटें मिलनी हैं। इंडिया गठबंधन जो है उसमें कोई ये फार्मूला ये नहीं चल रहा है कि साहब किसको कितनी सीटें मिली थी और किसका कहाँ परफॉर्मेंस रहा। वहाँ सीधी सीधी बात यह है कि कौन किस पार्टी का कैंडिडेट कौन सी सीट निकालने की स्थिति में है और उसके आधार पर वहाँ फैसले की बातें चल रही हैं। हालांकि वहाँ भी सारी चीज़ें तय नहीं हुई हैं और संजय राउत का बयान भी था कि भाई हम राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे, कुछ सीटों पर रह गया है, तो वहाँ बात चल रही। तो हो सकता है कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो, जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि वहाँ भी 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में। तो हो सकता है कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो, लेकिन एकजुटता जो है वहाँ इंडिया गठबंधन की वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहाँ इसके लिए कोई मारामारी नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये मारामारी जो है ये एनडीए में ही देखने को मिल रही है। समझता है बिल्कुल, एनडीए में महामारी, मतलब महामारी नहीं कहना चाहिए, मारामारी इसलिए दिख रही है क्योंकि वहां पर सभी के अपने अपने स्वार्थ वहां पर छिपे हुए हैं, सबको सत्ता चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन में एक एकजुटता जो दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वहां उन सबका एक जो मिला जुला लक्ष्य है वो है बीजेपी को सत्ता से हटाना, और बीजेपी को भी इसलिए सत्ता से हटाना क्योंकि संविधान की रक्षा का सवाल है। और यहाँ पर ही ये जो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, जहां पर आकर मोदी फंस जाते हैं, जहां पर आकर बीजेपी फंस जाती है, क्योंकि संविधान को लेकर जो एक माहौल बना दिया है राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं ने भी, उससे अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उसका जवाब या उसकी काट किसी भी तरह से नहीं प्रस्तुत कर पा रही, क्योंकि भले मोदी संविधान को सिर से लगा ले, संविधान हत्या विरोधी दिवस मना ले, न्याय की मूर्ति में जो तलवार हटाकर संविधान रख दिया जाए, संविधान की माला वो बिल्कुल 108 बार वो उसका नाम जपने का काम कर ले, लेकिन फिर भी लोगों को ये यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी तक बीजेपी की जो जितनी भी बातें रही, जितने फैसले रहे, उनमें कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ काम करने की जो नियत है वो दिखी। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी सांसदों ने या उनके उम्मीदवारों ने साफ तौर पर कहा कि हमको 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, ये जो चीज है इसको जनता ने अभी तक वो भूली नहीं है, याद रख रही है। तो इसीलिए मोदी अगर ये सोच रहे हैं कि वो बहुत संविधान का नाम लेकर इन सारी बातों को भुला देंगे तो ऐसा नहीं होता। और इसके साथ साथ हरियाणा में जो खेल हुआ, जिस तरह से चुनाव आयोग पर उंगलियां उठी, उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ा मतलब एक माहौल बना हुआ है। संजय राउत ने पहले ही बोल दिया था कि ये वाला खेल यहाँ नहीं चलेगा, और अभी ऐसा हुआ कि अब चुनाव आयोग को बिल्कुल महायुति सरकार को एक मतलब उनको ये कहना पड़ा कि आपने इस तरह की, क्योंकि ये हुआ कि जिस दिन महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हुई और उसी समय महाराष्ट्र सरकार ने कुछ और घोषणाएं अपनी तरफ से कर दी, तो इसको लेकर ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था और इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने साफ साफ महायुति सरकार को चेताया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये एक बड़ा वो है, मतलब पूरे आंकड़ों के साथ मैं इस बात बताऊं तो 15 अक्टूबर को 3:30 बजे विधानसभा चुनाव की घोषणा हो रही है और महाराष्ट्र सरकार की जो सरकारी वेबसाइट है उसपे उसी समय यानी 3:30 बजे के आसपास ही करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जो है वो जारी कर दी गई। जबकि साफ साफ ये कहा गया चुनाव आयोग की पीसी के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से राज्य सरकार को एक पत्र चला गया कि आप आदर्श आचार संहिता का पालन अब करेंगे और इसके बाद किसी भी सरकारी निर्णय
आदेश और निविदा को प्रकाशित नहीं करेंगे। ये आदेश पहुंच गया, लेकिन इसके बाद भी ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग ने इस पर चिंता जताई, तो सरकार ने अपने वेबसाइट पर से जो अपलोड किए हुए थे ये सारे फैसले और योजनाएं और निविदाएं, उन सबको हटा दिया। और इसको लेकर अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी चोकालिंगम ने कहा है कि हम अपलोड किए गए सरकारी प्रस्तावों के समय की जांच करेंगे और जांच करेंगे कि क्या इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं। तो ये एक बड़ा झटका, मतलब जिसको कहते हैं कि अभी चुनाव की शुरुआत हुई नहीं और महायुति सरकार को एक झटका मिल गया। तो एक उम्मीद भी बंधी है कि चुनाव आयोग जो है वो उसने एक कम से कम कोई कड़ाई तो दिखाई, कोई सख्ती तो दिखाई, क्योंकि हरियाणा में तो जिस तरह से हथियार डाले हुए दिख रहा था निर्वाचन आयोग, कम से कम महाराष्ट्र में ऐसा नहीं दिख रहा है। इस बात की उम्मीद बंधी है कि अब वहां पर फेयर इलेक्शन होंगे। लेकिन इधर अभी महागठबंधन ने एक और अभी पीसी उनकी कुछ मिनट पहले हुई और मराठी में हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसलिए उसको हम सुना नहीं पाते, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी की जा रही है और बहुत सारे नाम जो है हटाए जा रहे हैं। तो ये सारा खेल महाराष्ट्र में इस समय जो शुरू हुआ है उसको लेकर समझ में आ रहा है कि बीजेपी की हालत वहां खराब है और इसके पहले ही कि उसको हार का स्वाद चखना पड़े, वो अपने जो जोड़ तोड़ में लग गई है। और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करें, चाहे बड़ी बड़ी योजनाओं के जरिए जनता को लुभाने की बात करें, ये सारे काम जो है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन इधर महागठबंधन की अपनी तैयारियां चल रही हैं और जो हम लोगों ने अभी सीट शेयरिंग की बात की उसको लेकर संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, उसको सुन लेते हैं। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी तो ये थे संजय राउत, शिवसेना नेता हैं। उन्होंने जो कहा वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि ठीक है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं में हो सकता है वो निर्णय खुद से नहीं ले पा रहे हैं, तो आला कमान से वहां पूछेंगे। और चूंकि अभी हमने कल इस बात पर चर्चा की थी कि कुछ दिन पहले जो महाराष्ट्र को लेकर बैठक हुई थी कांग्रेस की, जिसमें सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, उन लोगों ने ये तय किया है और साफ साफ महाराष्ट्र के नेताओं को ये निर्देश दिया है कि आपको अपनी ओर से कोई भी इस तरह का दावा नहीं करना, जो अंतिम फैसला होगा वो हम करेंगे। तो जाहिर है वहां पर एक पूरे नियमों से जो एक प्रोसेस है उस पे काम चल रहा है। लेकिन इधर पवन खेड़ा ने भी जो कुछ कहा उसको भी सुन लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वाली सरकार है, आउटपुट को लेकर चीजें परवान नहीं चल रही है। संजय राउत सामने आए, कह रहे हैं कि बहुत देरी हो रही है। ये सब जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है, कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। तो ये थे पवन खेड़ा
यहाँ उन्होंने दिल्ली में ये बयान दिया, वहां संजय राउत मुंबई में जो बात बोल रहे हैं, लेकिन हम दोनों की बातों को सुने तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों एक ही जैसी बात कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ सीटों को लेकर मतभेद है लेकिन हम उनको सुलझा लेंगे, ये साफ साफ बोला जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो खबरें प्लांट होती हैं वो इस तरह की महागठबंधन में बहुत दरार आ गई है। आज अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। कल हमने उनकी बात सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इस तरह से बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी वहां पर अपना दावा ठोकने पहुंच गए, जबकि संजय राउत साफ साफ बोल रहे हैं कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन एक पूरे एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत भी काम कर रहा है। जैसे कांग्रेस ने अपनी इस बार 5 गारंटियां, जिन गारंटियों का फायदा कांग्रेस को 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिला, जिसका फायदा उसको कर्नाटक में मिला, अब खबरें हैं कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस उसी स्कीम पर, उन्हीं स्कीम्स पर काम करना सोच रही है और उसके घोषणा पत्र में उन बातों को शामिल किया जाएगा। और इसमें खास तौर पर महिलाओं को, युवा वर्ग को, इनको फोकस किया गया है। जैसे गृह लक्ष्मी जो जिसमें घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपए, गृह ज्योति जो बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको 2000 यूनिट तक की बिजली मुफ्त, अन्न भाग्य जिसमें बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल, शक्ति यानी महिलाओं के लिए जो फ्री बस सेवा वाली जो बात है, और युवा निधि जिसमें बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 3000 रुपए हर महीने और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रति महीने देने की जो बात है। ये जो गारंटियां जिनको ऑलरेडी हिमाचल में, कर्नाटक में और बाकी 3 राज्य जहां पहले उसकी सरकार थी, कांग्रेस ने लागू किया था और उसका फायदा उसको वहां मिला था। तो इस बार भी ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस इन 5 गारंटियों को तो सामने रखेगी ही, इसके अलावा जाति जनगणना पर भी जोर देगी। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, कांग्रेस ने एक जो बिल्कुल अपना मास्टर प्लान, मेगा प्लान जो कह ले, एक जो तैयार कर लिया है, और इधर उद्धव ठाकरे भी जिस तरह मराठी अस्मिता का सवाल उन्होंने उठाया हुआ है, एनसीपी तो वो भी इसी तरह से किसानों की बात कर रही है और महाराष्ट्र के हक की जो बात कर रही है, हम सारे लोगों की बात इसी तरह से सुन रहे हैं। क्या लगता है आपको, इसमें बीजेपी किस तरह से या वो कौन से दांव सामने रखेगी जिससे वो इंडिया गठबंधन को मात देने पर आगे बढ़ सके? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव आयोग का भरोसा है, उसी पे उसका भरोसा कायम है अभी तक, और जनता के भरोसे से उसे कुछ लेना देना है भी नहीं शायद। और इस तरीके के आरोप संजय राउत जो है वो खुद लगा रहे हैं संबिता जी, और उन्होंने सिर्फ चुनाव आयोग पर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगाए हैं संजय राउत ने। आज ही जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, लेकिन वो मराठी में चूंकि उनकी बाइक है तो हम उसको सुनवाने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, मराठी हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आएगी इसलिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तटस्थ नहीं है। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कुछ फैसले लिए हैं जो महाविकास अघाड़ी के खिलाफ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है महायुति को फायदा पहुंचाने वाले हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की बी, सी और डी टीम है, ये कहना है संजय राउत का। तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के भरोसे हो सकती है, लेकिन अगर चुनाव आयोग के भरोसे नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि गुजरात को लेकर एक बहुत ज़्यादा सवाल महाराष्ट्र में उठाया जा रहा है और लगातार महाराष्ट्र के नेता गुजरात के प्रभाव को लेकर हमले करते रहे हैं। आज भी जब देखिए, एक तो जो मीडिया की चीज़ें समिता जी, उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब संजय राउत बात कर रहे थे तो जब हम लोगों ने बाइट सुनी, उनकी आखिर में एक जो संवाददाता महोदय वो पूछते हैं कि नाना पटोले का रवैया बहुत ख़राब दिख रहा है, यह सवाल है। लेकिन जिस समय सवाल पूछा जा रहा था, ठीक उसी समय शिवसेना के ही कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले की जी। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और पीछे लगा हुआ था बैकड्रॉप शिवसेना का। तो ये जो कहा जा रहा था, जो सवाल पूछा जा रहा था कि नाना पटोले का रवैया बड़ा ख़राब है, अब आप इससे समझ सकती हैं कि किस तरीके से मीडिया चीज़ें फैलाना चाहता है। तो यही बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है। पवन खेड़ा से भी जो सवाल पूछा जा रहा है वो यही सवाल पूछा जा रहा है कि आपके बीच कुछ तनाव है। संजय राउत से भी यही पूछा गया। संजय राउत ने भी यही बात कही कि हमारी बातचीत हो चुकी है, कुछ सीटों पर है जिसपे तीनों पार्टियाँ दावा कर रही हैं। तो ये केंद्रीय नेतृत्व वहाँ तय करता है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व तय करता है सीटें, मतलब कौन प्रत्याशी होगा कौन प्रत्याशी नहीं होगा। तो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता तय नहीं कर सकते हैं, तो जाएगा वहाँ
नाना पटोले का बयान आ चुका है कि 20 तारीख को हमारी सीईसी की बैठक होगी, उसमें तय हो जाएगा। तो यानी 20 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 20 तारीख को जब कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो जाएगी, उसमें तय हो जाएगा कि किन सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और जहां विवाद है उन पर भी बातचीत करेगी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। पवन खेड़ा का भी कहना यही हो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर में भी सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत जो थी हुई थी और आखिरी समय तक ये हुआ कि भाई 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों लोग फ्रेंडली फाइट करेंगे। कुलगाम की सीट जहां से यूसुफ तारिगामी जो माकपा के नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी था कि विवाद था और वो एक बडगाम की सीट पर भी लड़ना चाहते थे सीपीएम। तो फिर तय हुआ कि कुलगाम को छोड़ देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बडगाम को छोड़ देगी सीपीआईएम, और वही हुआ, वहाँ फैसला हो गया। लेकिन 5 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच फ्रेंडली फाइट हुई। तो कुछ सीटें अगर ऐसी होती हैं कि जहाँ सीटों का तालमेल नहीं हो सकता है तो वहाँ फ्रेंडली फाइट होगी, लेकिन लक्ष्य वहाँ भी यही होगा कि किस तरीके से जो आरोप है इंडिया गठबंधन के नेताओं का कि महाराष्ट्र सरकार को पिछले 2.5 साल से गुजरात के पास जो है गिरवी रख दिया गया है, ये जो आरोप है, तो इसको लेकर के वहाँ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज पवन खेड़ा ने जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए और सीधा सीधा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृहमंत्री हैं उनके ऊपर निशाना साधा और यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी की मोदी शाह की बी कंपनी लूट रही है। यानी सीधा सीधा प्रहार मोदी और शाह के ऊपर और उसका कनेक्शन की गुजरात की कंपनियां जो हैं वो लूट रही हैं महाराष्ट्र को। और ये भी आरोप लगाया कि 13% जो चंदा इकट्ठा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो अकेले महाराष्ट्र से 13% इकट्ठा किया गया। तो ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो वहाँ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। गुजरात एक बड़ा मसला है कि किस तरीके से गुजरात की कंपनी को टेंडर सब मिल रहे हैं, सब कुछ वो किया जा रहा है। ये बड़े मसले हैं, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देती है। और वहाँ देखिए निशाने पर एकनाथ शिंदे तो इस मामले में है कि वो कठपुतली बने हुए हैं गुजरात की, यानी मोदी शाह की, लेकिन निशाने पर वहाँ मोदी शाह हैं। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये कह भी देते हैं कि हमारा सीएम का फेस सामने बैठा हुआ है, तो सीएम का फेस जो है उसको विपक्ष को फेस नहीं करना, फेस वहाँ जो करना है वो मोदी शाह को करना है। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से तय हो चुका है। तो सीट बंटवारा बाद की चीज़ें हैं, मुद्दे जो हैं वो वहाँ तय हो चुके हैं कि इंडिया गठबंधन किन मुद्दों को लेकर जाएगा और वहाँ निशाने पर कौन होगा, ये तय हो चुका है सर। बिल्कुल। तो एक और कांग्रेस की जो जीत की तैयारी है उसमें जो जिन गारंटियों की बात हमने की कि एक तरफ वो जनता के हितों को देख रही है और दूसरी तरफ वो ये बता रही है कि राज्य को किस तरह से लूटकर और गुजरात को किस तरह से उसके हवाले किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन एक ही मैसेज देने में अगर महाराष्ट्र में सफल हो जाता है तो समझिए कि वहां पर बीजेपी का सारा खेल जो है वो खराब हो जाएगा। और बीजेपी इस समय या बीजेपी के जो खड़े किए हुए पत्रकार हैं वो जिस तरीके से ये पूरा एक माहौल बना रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत फूट है, कहीं इसकी एक बड़ी वजह ये तो नहीं लग रही अमलेंदु जी की इस बार भी जैसे लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार और इनको फायदा मिला उद्धव ठाकरे को और कांग्रेस को, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से सत्ता चुराई है और जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा है, जिस तरह से घरों को तोड़ने की कोशिश हुई, उसका एक जो लाभ मिला सहानुभूति का, क्या वही लाभ इस बार भी मिलने की वहां पर उम्मीद दिख रही है? क्योंकि ये साफ साफ कहा जा रहा है, जैसे जिस समय उद्धव ठाकरे उनको मतलब शंकराचार्य ने कह दिया कि ये उन्हीं का हक था, सीएम उन्हीं को बनना चाहिए था और ये पीठ पर छुरा भोंका गया। संजय राउत ने उनको बोल दिया कि आप शपथ ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे खुद बोल चुके हैं कि आप जिसको कहिए मैं उसका समर्थन कर दूंगा, यानी वो भी सत्ता के लिए कोई वो नहीं बता रहे कि मुझे ही बनना है। और यही चीज ना एनसीपी बोल रही है ना कांग्रेस बोल रही है कि हमको मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, कोई भी इसका दावा नहीं कर रहा है। यानी वहां पर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन इस समय जो उसके साथ छल हुआ है उस छल का जवाब देने के लिए वो मैदान में उतर रहा है। उसके लिए मुख्य मुद्दा यह है कि बीजेपी के छल को यहाँ पर उसका जो जवाब है दिया जाए, वो जो नाइंसाफी की गई है उसका इंसाफ हो। क्या लगता है कि बीजेपी को डर यहाँ पर सबसे ज्यादा इसी बात से है कि कहीं सहानुभूति पूरी की पूरी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को न मिल जाए?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बीजेपी को डर ये बना हुआ है और जिस तरीके से वहाँ चीज़ें हुई हैं और अभी भी लगातार जिस तरीके से वहाँ अमित शाह जा रहे हैं और जा कर के वहाँ अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ तौर पे लग रहा है शायद चुनाव आयोग पर जिस तरीके से शिवसेना हमलावर है, उद्धव ठाकरे हमलावर हैं और शरद पवार हमलावर हैं मोदी शाह पर। और शरद पवार का तो ये बयान भी आ गया कि मैं चाहे 84 का हो गया हूँ, चाहे 90 का हो जाऊँ, लेकिन जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पे नहीं आ सकता ये बूढ़ा मरेगा नहीं। तो इस तरीके की बातें जो आ रही हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा असर कर रही हैं। और अमित शाह जब गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, सुमित्रा जी आपको याद होगा, तो उन्होंने शरद पवार को लेकर एक बयान दे दिया था, बहुत भद्दा बयान था और उसका ज़बरदस्त तरीके से वहाँ रिएक्शन हुआ, उसका खमियाजा भाजपा को वहाँ भुगतना पड़ा। तो अब देखिए, अभी हालांकि बीजेपी बच रही है कि शरद पवार पर कोई इस तरीके से सीधे सीधे हमला करे या उद्धव ठाकरे पर सीधे सीधे हमला करे। वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर हमला कराने के लिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करना चाहती है। वो इस चीज़ को समझ गई है। तो वो ये चाहती है कि अगर ये ऐसे हमला करेंगे तो अगर ये निपटते हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार निपट जाए बीजेपी की बला से, बीजेपी का क्या जाएगा अगर ये निपट जाएंगे, तो वो हमले कराएगी उद्धव ठाकरे और शरद पवार पे, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से सीधा हमला करने से मोदी शाह बचेंगे। हालांकि आखिरी समय में जाकर हो सकता है मोदी जी सीधे सीधे हमले करने भी लग जाएं, चूँकि उनकी जो आदत है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो उसका उनको सीधा सीधा नुकसान होगा, ये बीजेपी समझ रही है। तो अभी अमित शाह भी जब गए हैं तो उन्होंने सीधे सीधे प्रहार करने से वो बचे हैं एक तरीके से शरद पवार पर या उद्धव ठाकरे पर। मुझे लगता है आगे भी वो सीधे सीधे प्रहार करने से बचेंगे। अगर नहीं बचेंगे और कोई रणनीति दूसरी होगी, चुनाव आयोग पर ज़्यादा ही भरोसा होगा, तो फिर जो करना होगा वो करेंगे, वो तो फिर समय बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक बार बीजेपी भुगत चुकी है तो हो सकता है मोदी ये करे, लेकिन एक वो जो एक होता है कि बेसिक नेचर वो बदलता नहीं है। उनकी जो आदत है वो सोनिया गांधी को लेकर बहुत भद्दी टिप्पणियां कर चुके हैं, शरद पवार के लिए उन्होंने बहुत खराब बातें कही, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत खराब बातें कही। तो इन सब बातों को जनता याद रख रही है। और उसके साथ साथ जिस तरह से शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिरने पर भी जो उन्होंने माफी मांगी थी, उस माफी में भी एक अहंकार उनका झलका था मोदी का। और उन्होंने कहा था कि मैं तो माफी मांग रहा हूँ, लेकिन जो सावरकर का अपमान करते हैं वो लोग माफी नहीं मांगते। तो वहां उन्होंने शिवाजी और सावरकर को बिल्कुल एक वाक्य में जब वो ले आते हैं तो समझ में आता है कि उनके लिए इतिहास की समझ और महान जो व्यक्ति हैं उनकी समझ कितनी है और उनके लिए सत्ता जो है वो कितने मायने रखती है। तो ये तो बात हुई है महाराष्ट्र की। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में अभी माहौल दिख रहा है, महाविकास आघाड़ी के लिए अभी चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये जो लोकसभा सीटें भी जब हुई थी उसमें अभी ये बताया जा रहा है कि जो 31 सीट महागठबंधन को जो मिली थी उसमें 158 विधानसभा 158 विधानसभा सीटें और दूसरी ओर महायुति को जो 17 सीटें मिली थी उसमें 125 विधानसभा सीटें जो हैं उस पर असर दिख रहा है। यानी अभी दोनों के बीच जो है वो 33 या 31 से 35 सीटों का एक जो है वो टफ फाइट है और इन सीटों पर जो निकाल ले जाए सत्ता उसके हाथ में आ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र का गणित है, लेकिन उधर झारखंड का जो गणित है ये भी समझने की जरूरत है। वहां पर आज जो सीट बंटवारा फाइनल हो गया तो सीट बंटवारे में तो उसने बीजेपी ने बता दिया कि उसका दबदबा कायम रहेगा, लेकिन अब सवाल मुद्दों का है। जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को सबसे अहम बना दिया, वो सवाल है। और अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में गिरिराज सिंह जो सीमांचल में अभी वो निकाल रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा, संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू, कुछ इस टैगलाइन के साथ वो निकाल रहे हैं और इसको लेकर एक जो है विवाद शुरू हो गया, क्योंकि सीमांचल को लेकर बीजेपी के एक नेता ने मांग कर दी थी कि इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों से हमारी हिंदू बहन बेटियों को जो है वो खतरा है। तो जो बिहार में जो माहौल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है लेकिन उनकी इस यात्रा से खुद को अलग कर लिया और उन्होंने कहा हम नफरत या सियासत के नाम पर नहीं, मोहब्बत के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी राहुल गांधी की जुबान बोल रहे हैं कि हम मोहब्बत के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं जेडीयू के जो नेता हैं गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने ये कहा है कि गिरिराज सिंह की बातों को देश का बहुसंख्यक समुदाय भी नोटिस में नहीं लेता, ये तो बुजदिल आदमी है, अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करते हैं। न मुसलमान डरा है हिंदू से, न हिंदू डरा है मुसलमान से। और कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने गिरिराज सिंह की यात्रा को पाखंड करार दे दिया और उन्होंने सलाह दे दी है कि आप बांग्लादेश जाइए, वहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालिए। तो अमलेंदु जी, सवाल ये है
कि वहां पर ये बीजेपी नेता जो है, अध्यक्ष जो है, वो ये बोल रहे हैं हम मोहब्बत के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार और झारखंड, मतलब झारखंड में चुनाव है लेकिन बिहार में जो चीजें उठाई जा रही हैं उसका असर वहां होगा। तो इस समय गिरिराज सिंह ये जो उन्होंने यात्रा निकालने का फैसला लिया, आज से शुरू होकर 22 तारीख तक चलेगी, 22-23 तारीख तक, उसका क्या असर आप देखते हैं? और दूसरी बात ये कि क्या ये जो एनडीए में वहां पर दरार इस समय इस मुद्दे को लेकर दिख रही है, सांप्रदायिकता का ये मुद्दा क्या झारखंड में भी बीजेपी पर बैकफायर करेगा? बिल्कुल करेगा संमित्रा जी। लोग समझ रहे हैं कि ये इस समय गिरिराज सिंह की यात्रा क्यों इसी समय निकल रही है जबकि बगल में झारखंड में चुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव है। देखिए, इसके ज़रिए 2-3 चीज़ें साधने की कोशिश की जा रही है। झारखंड का चुनाव तो है ही, चूँकि बिहार से लगा हुआ है और बिहार का ही अंश था पहले, तो वो सीमांचल में निकालेंगे। इसके ज़रिए कोशिशें ये हो रही हैं संमित्रा जी कि एक तो बिहार में भी बीजेपी अपना और थोड़ा विस्तार करे और थोड़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तेज हो, तो नीतीश कुमार के सामने और दिक्कतें पैदा हो तो नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ा जा सके। हो सकता है शायद ये भी चल रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर हमको बहुत जल्दी ही झारखंड चुनाव के बाद और महाराष्ट्र चुनाव के बाद बिहार में कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। चूँकि हरियाणा में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं पहुँचे। हालांकि ललन सिंह पहुंचे थे, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो हैं वो पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। तो नीतीश कुमार को पहुंचना चाहिए था। तो अब नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे, अब ये तो सवाल खड़े होंगे फिर इसको लेकर। तो हो सकता है कि इसके पीछे ये भी चल रहा हो कि बीजेपी अब पल्ला झाड़ना चाहती हो नीतीश कुमार से, या नीतीश कुमार पल्ला झाड़ना चाहती हो बीजेपी से, और बीजेपी को शायद इसका आभास हो कि नीतीश कुमार पल्ला झाड़ सकते हैं, तो उसकी तैयारियाँ करके चल रही है बीजेपी, मतलब बी प्लान पर काम कर रही है। ये हो सकता है। और इसका फ़ायदा झारखंड में उठाया जाए। कुछ सांप्रदायिक तनाव यहाँ हो, अब जैसे बहराइच में, यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ, तो इसको पूरी देखिए मीडिया किस तरीके से चला रहा है। यानी बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनके संपादक जो हैं वो किस तरीके से फर्जी रिपोर्ट्स जो है वो उसकी रामगोपाल मिश्रा की वो शेयर कर रहे हैं, और कोई पुलिस एक्शन नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। जबकि बहराइच पुलिस जो है वो खुद जारी करके बता रही है कि इस तरीके का नहीं है जिस तरीके का ये शेयर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी इन पत्रकारों पर कोई भी एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जबकि एक पत्रकार जो कि उसी मीडिया का समझा मतलब है, उसने सिर्फ एक लिस्ट जारी कर दी थी कि सिंह नाम के जो है उपनाम वाले कितने अधिकारी उत्तर प्रदेश में हैं, तो उस पर कई जगह एफआईआर हो गई थी। तो इन लोगों पर अगर एफआईआर नहीं हो रही है जो बहराइच को लेकर फैला रहे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या बीजेपी कर रही है। तो गिरिराज सिंह की यात्रा सिर्फ गिरिराज सिंह की यात्रा नहीं है, इसके पीछे मोदी शाह का कोई खेल है, और शायद नीतीश कुमार से चीज़ें कुछ खराब होती जानी है बीजेपी की अंदर अंदर। वो कुछ आगे डेवलपमेंट हो सकता है, उसको हम लोग देखेंगे आगे किस तरीके से होता है। बिल्कुल। और इसका फ़ायदा झारखंड में उठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा जाकर वहाँ डेरा डालते हैं, चंपाई सोरेन के ज़रिए जो बातें अब कहलवाई जा रही हैं, बाबूलाल मरांडी पहले ही इन सारी बातों को कहते रहे हैं, तो वहाँ भी एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिशें की जाती रही हैं। और निशिकांत दुबे जिस तरीके से वहाँ बातें करते हैं, तो वहाँ भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन वो चूँकि असर हुआ नहीं है उसका, तो हो सकता है कि बीजेपी इसके पीछे कुछ और खेल करना चाहती हो, या वहाँ आदिवासी गैर आदिवासी इस तरीके से कोई खेल करना चाहती हो। तो वो अब देखा जाएगा कि वो आगे क्या खेल करना चाहती है, क्या करना नहीं चाहती है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है वो गिरिराज सिंह की यात्रा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने की रणनीति है। उसका फ़ायदा झारखंड में भी उठाया जा सके और नीतीश कुमार पर थोड़ा दबाव बनाया जा सके, ये इसके पीछे रणनीति हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी उसकी जो राजनीति है वो प्रयोग करने की रही है। हमने देखा है कि हरियाणा में पिछले साल नूह में दंगे हुए, उसके बाद इस बार चुनाव की जैसे ही शुरुआत होती है उसके बाद मॉब लिंचिंग की दो घटनाएं हो गई, और उसके बाद ऐसा लगा कि बीजेपी ने वहां पर एक जमीन तैयार कर ली। और अब यही काम अब सीधे सीधे भले महाराष्ट्र या झारखंड में न हो, लेकिन बिहार से एक चीज शुरू की गई है, और उसके जरिए जो है अगर उसको आगे बढ़ाया जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहराइच का मामला भी आपने बताया, तो ये पूरे देश में इसी तरह से माहौल बनाया जा रहा है। और उसमें अगर उसके बाद बीजेपी नेता ये कहते हैं कि हम नफरत नहीं मोहब्बत के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, तो फिर उनकी इस बात का जो असली इसकी जो बात का मकसद है वो भी जनता देख रही है, समझ रही है। बहरहाल इस समय अभी हमने जो चर्चा की, झारखंड में सीट शेयरिंग की बात हो गई, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब सवाल जो है वो उससे ऊपर उठ चुका है कि अब आगे दोनों दल, यानी एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया, ये दोनों किस तरह की रणनीतियों पर काम करेंगे और किसका प्लान जो है वो किसके प्लान को ध्वस्त करता है या उसके खेल को बिगाड़ता है, ये सारी बातें अब आने वाले समय में और दिलचस्प होती जाएंगी और इस पर
हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अमरेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।